हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज यानी कि 28 जनवरी 2025 में जेईई मेन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें केमिस्ट्री पोर्शन के जो मेमोरी के बेस पर क्वेश्चंस हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। और ये जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा ये कल दोनों शिफ्ट में होने वाले पेपर्स के जो भी एस्पायरेंट होंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो देखते हैं जो सेक्शन ए में ये है, इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप जिनमें एक ही ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिलीजिंग CO2 विद NaHCO3 अमंग फॉलोइंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप GOC के बेस पर भी बता सकते हैं और साथ में चैप्टर बेस में भी आप बता सकते हैं। मेनली ये क्वेश्चन GOC का है और एसिड बेस का भी कह सकते हैं। तो NaHCO3 एक तरीके का वीक बेस है, ऐसा कह सकते हैं। जब ये किसी एसिड से टकराएगा या कंबाइन होगा तो इससे CO2 लीव कर जाएगी, है ना। तो अब कौन अच्छा एसिड होगा जिसका pK वैल्यू क्या हो, लो हो। जिसका pK वैल्यू सबसे लो होगा उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। तो जो पिक्रिक एसिड होता है उसकी pK वैल्यू नाइट्रिक एसिड के आसपास होती है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 होगा। उसके बाद इन दोनों में यहाँ आर्थो इफेक्ट लगेगा, है ना। थर्ड वाले में जिसको बोलते हैं आर्थो टालविक एसिड, उसकी pK वैल्यू कम होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 3 कंपेयर टू 2। तो जितना अच्छा एसिड होगा उतना ही जल्दी वो बेस से रिएक्शन करेगा। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, 1 फिर 3 फिर 2। यहाँ आर्थो इफेक्ट का भी एप्लीकेशन है। तो एक तो आपको आर्थो इफेक्ट पता होना चाहिए और साथ में एसिडिक स्थिति NO2 की वजह से OH इतना स्ट्रांग हो गया कि COOH को भी पीछे कर दिया है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोकेटायंस कुछ दिए गए हैं और ये भी GOC का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटायंस। तो जब भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात आती हो तो आप एक रूल याद करेंगे, या किसी की भी स्टेबिलिटी आ रही, बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है, एरोमेटिसिटी को टॉप पे रखिए, फिर रिजोनेंस को रखिए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इसमें एरोमेटिसिटी इसमें है आपका, जो ये साइक्लिक कार्बोकेटायन है ये एरोमेटिक है। क्यों, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक है। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट। अब देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट किस में है, 2 में और 3 में। तो 1 और 4 तो गए आपके। अब आता है इन तीनों में, इन दोनों में फिनाइल है। तो जितना ज्यादा फिनाइल होगा, 3 फिनाइल है ना, तो 3 + 1 आप ऐसे करेंगे। जितने ज्यादा फिनाइल्स होंगे आपके, ठीक है, उसके हिसाब से जेनेटिक स्ट्रक्चर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो इसके ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं इसके कंपेयर में, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड किससे, थर्ड से। और यहाँ पे 2 फिनाइल है, यहाँ पे सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन या रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस बड़ा होता है। इस आते सिंपल क्या होगा, 1 2 3 4। इस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो एक तरीके से नेम रिएक्शंस हैं और ऐसे नेम रिएक्शंस हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। NCERT बेस्ड जो भी नेम रिएक्शन है, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शंस, गाल्टरमैन कोच, है ना, राइमल टीमर रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलेन, ठीक है, रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शंस, जो आपके HSCl है, हाफमैन सिमिट लॉसन, ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शंस हैं, इन्हें अच्छी तरीके से करके जाइए एलिमिनेशन को। तो अब ये पहले आ रहे स्टेप को देखते हैं। एक क्लोरोबेंजीन है, इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराया गया है 623 केल्विन पे। एक नॉन रिएक्शन वेल नोन है एल्कोहल का, आप फिनॉल में पढ़ेंगे। फिर हमने फिनॉल को CO2 और H के साथ रिएक्शन कराया, फिर जो कंपाउंड ऐसा है उसको हमने ब्रोमिनेशन कराया, और फिर हमने सिंपल देखिए वो एजेंट डाला है जो कार्बीन बनाएगा, है ना, कार्बीन बनाएगा। अब देखते हैं, तो हमने सबसे पहले जैसे ही Cl पे KOH लाया, ये फिनॉल बन गया। ये फिनॉल का डो प्रोसेस, एक तरीके से डो प्रोसेस। अब इस फिनॉल को जब CO2 डालेंगे एसिड के प्रेजेंस, तो CO2 इंट्रोड्यूस होगा, अल्फा बेंजोइक आपके इस तरीके का सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अमोनिया के प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे तो जितना एसिड होगा अमाइड बन जाएगा। अमाइड में जब ब्रोमीन और KOH लगाओगे तो हाफमैन ब्रोमामाइड बनेगा, ये ONH2 NH2 बन जाएगा। और जब आपके पास प्राइमरी अमीन हो और CH3 हो तो कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है, ये NH2 को क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड बना देता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने, एक साथ 4 नेम रिएक्शन पूछे गए, एक तो ये और ये सारे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द स्क्वायर पिरामिडल शेप। इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जिनका शेप स्क्वायर पिरामिडल है? BrF5 XGOF4। ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया। स्क्वायर पिरामिडल चाहिए आपको, तो 5 तो चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें पता है ये क्या होता है, TBP होते हैं इधर वाले। ठीक है, तो ये ऑप्शन PCl5 क्या होता है? TBP होता है। जैसे देखिए, P होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जब नीचे आओगे तो स्क्वायर पिरामिडल बनेंगे, ऊपर जाओगे तो TBP। तो ये दोनों आंसर कट गए। अब बचा कौन? SbP5, NbRP5। क्लियर है? स्क्वायर पिरामिडल शेप हम लोगों को देखना है, तो आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। आंसर क्या बनेगा जी? 1 बनेगा। देखिए, BrF5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और XeO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, जो कि आप पर बेस्ड है किस पर? क्वांटम नंबर्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैव द सेम एनर्जी। तो अब सेम एनर्जी हम लोगों को ढूंढना है। एनर्जी देखना जी, N+L देख लो सबके, N+L 4, N+L 3, N+L 5, N+L 5। तो किसके बराबर आ रहे हैं? COD के आंसर, N+L रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है NCERT का, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है जी। जब AgCN लगाओगे, जब AgCN लेके आओगे ना, तो AgCN जो आपके पास होता है कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे साइनाइड पूरी तरीके से फ्री नहीं होगा, तो N से अटैक होगा, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। और AgNO2 में क्या बनेगा? O वाला पोर्शन जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों में कार्बन से अटैक ना होकर, यहाँ कार्बन से ना होकर नाइट्रोजन से अटैक होगा, यहाँ ऑक्सीजन से अटैक होगा। ओके, तो इस तरीके से जो आपका कंपाउंड NCERT का क्वेश्चन है देख लीजिए। तो पहले में बनेगा क्या? थर्ड बोल रहा है NO2 और NC बनेगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये AgCN का क्वेश्चन कराता है, CBSE में पूछा जा चुका है, बहुत पहले 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये NCERT का एक क्वेश्चन पूछ लिया है डायरेक्टली। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। H2O2 जब टूटेगा तो H2O + O2, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरीके का ये है ना, कंबस्शन तो नहीं कहेंगे, कंबस्शन में ऑक्सीजन लगेगा, तो C वाला कंबस्शन है, तो C के सामने P पहुंचा दो, तो फोर्थ ऑप्शन बन रहा है ना। तो C के सामने P पहुंचाओ। अच्छा, फोर्थ भी बन सकता है, थर्ड भी बन सकता है, राइट। अगला है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कोई चीज, तो D डिस्प्लेसमेंट है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ सकता है, D के सामने S लगा दो। अच्छा, 3 और 4 में अभी भी क्लियर नहीं है। अब आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो A डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ऑक्सीजन का -1 से -2 और 0 हो रहा है, तो A के सामने लाओ Q, ऑप्शन बन गया 3। अगला क्वेश्चन है 8, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज। मतलब कि पीरियोडिक टेबल्स और मेन ग्रुप दोनों से है ये क्वेश्चन। ये चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम वाला। तो बोरान से बड़ा एल्युमिनियम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, तो गलत। मतलब बोरान एल्युमिनियम से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो वही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9th है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको। आपके पास कोई कंपाउंड A है, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया गया है, तो अल्कीन बना है, बस ये समझ लीजिए। अल्कीन बना है जी, बस ये समझ लीजिए। अल्कीन बना है, तो अल्कीन की जब ओजोनोलिसिस रिडक्टिव करेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, उसका एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इस तरीके से एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको कंपाउंड A बताना है। तो देखिए, फिर से मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक में आपको डरना नहीं है, दोनों को चारों को सामने रख के फिट कर दीजिए, आंसर पता लग जाएगा आपका। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन रखिए A, कंसंट्रेटेड H2SO4 OH है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो B बन जाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और जैसे आप ओजोनोलिसिस करोगे यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से, है ना। अब देखिए एल्डोल पे ये बनता नहीं बनता तो आगे जाइए, ऐसे ऐसे करते हुए चले जाइए। तो हम देखते हैं पहले A ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, OH जाएगा, यहाँ एल्कीन बनेगा, ओजोनोलिसिस में टूट जाएगा बॉन्ड, तो ये ऐसा बन जाएगा। जब ये ऐसा बनेगा, एल्डोल होगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है एक के पास, तो इसका वाला जो अल्फा हाइड्रोजन अगले पे अटैक कर देगा, इस तरह कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये देखिए कंपाउंड है, एक आपके पास सेकेंडरी अमीन है और दूसरा आपका अमीन नहीं है, राइट। कंपाउंड 2 सो फास्टर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कंपेयर टू 1, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब Cl कितनी इजीली रिप्लेस होगा। Cl रिप्लेस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर यहाँ प्लस आ रहा है, Cl रिप्लेस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। ये प्लस ज़्यादा स्टेबल कब होगा, तो अगर यहाँ पर आ रहा है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप के तरीके से काम करेगा। इस वजह से मुझे लगता है कि 2 ज़्यादा इजली देगा, है ना। तो आंसर इसका क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, कंपाउंड सो फास्टर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कंपेयर टू अल्की, ठीक है। कंपाउंड 1 सो सब्स्टिट्यूशन बाय द एनजीपी, हाँ एनजीपी कब होता है, एनजीपी आपका तब होता है जब बगल में ये वाले के पास इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी हो तो एनजीपी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन 10th का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं। पहले देखिए, जब यहाँ पर जाएगा तो इस तरीके का आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, और जैसे ही आप बेसिक मीडियम लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर बनेगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मतलब कंपाउंड सो फास्टर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गलत है, क्योंकि ये इजीली किस में हो सकता था, 1 में, क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, 2s 3p, 3s 2p, 2s 2p। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए देखो ये डिजेनेसी की बात कर रहा है, तो हर लेवल के ऑर्बिटल 2 और 2p सेम लेवल पे है, तो इसमें 2s 2p की एनर्जी डिजेनेसी के हिसाब से सेम आएगी, है ना, सेम लेवल होगी। हाँ, ऐसा होता है हाइड्रोजन आइटम में, ऐसा होता है 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d, ऐसे होता है। ओके, अगला है द फॉर द हाइड्रोजन आइटम इन एब्सेंस ऑफ, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश द एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन। आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं क्या, डिस्टिंग्विश करने के लिए एसीटोन एल्डिहाइड दोनों देते तो नहीं कर सकते हैं। बी कैनिजारो रिएक्शंस दोनों दे सकते हैं आपके, एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। फेलिंग टेस्ट से कर सकते हैं हम लोग, टॉयलेंट टेस्ट से भी कर सकते हैं, क्लीवेंस रिएक्शन भी दोनों देते हैं। तो नेम रिएक्शन से जनरली ना करके हम टेस्ट कर रहे हैं कौन सा, डी और ई। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द वायलेट कलर इन द बोरेक्स बीड टेस्ट। ये बोरान फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक में इसे पढ़ के जाइएगा, बोरेक्स बीड जहाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन वगैरह है। तो सेकेंड जो आपके पास मैग्नीज +2 होता है, इसका कलर क्या होता है, वायलेट कलर होता है। सारे कलर मैंने यूट्यूब पे याद करवाए हुए हैं कि कैसे कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव द सेम नंबर ऑफ द लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम एज ClF3। ओके, तो ClF3 में लगभग 3 होते हैं, तो आप बताइए किस में 3 होंगे। इस नंबर ऑफ ClF3 में 2 होते हैं, तो किस में 2 होंगे, तो XeF5 में 2 होंगे, XeF2 में 3 होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, XeF5। इस तरीके के क्वेश्चन है आप में। अगला क्वेश्चन, फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूजिंग द KMnO4 वार्मिंग ऑफ एसिड सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, whereas in case of ferrous ammonium sulfate it is done at the room temperature। अभी बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फेरिक कन्वर्ट टू फेरिक ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। फॉर टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यूजिंग KMnO4 वार्मिंग ऑफ एसिड सोल्यूशन रिक्वायर कर, तो उसे गर्म करना पड़ता है, लेकिन आपको फेरिक अमोनियम सल्फेट में ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फेरिक फेरस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अगला, इन केस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन सिंपली देख लीजिए इस तरीके का। अब आते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमें नहीं पता है। सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, इंटीजर टाइप का है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H हाइड्रोजन आपके पास एटम है, जितना है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस का 250 है, और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ
H2O का दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। तो जो HF होता है क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसमें जितने होंगे माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कर लीजिए यहाँ से, वैल्यूज को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा सिंपली, है ना। तो हमने रख दिया, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अगला क्वेश्चन है 70% बाई मास सोल्यूशन ऑफ HNO3 इज टेकन। मूल कॉन्सेप्ट है 10dx होता है जी, 10dx, 10 इंटू डेंसिटी इंटू मास परसेंट, रख दीजिए आंसर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इच डिजॉल्व इन द 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये है क्वेश्चन सोल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लोअर बाई 0.40 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF क्या होता है, IKF इंटू M होता है ना। तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF, सारी वैल्यू रखी गई है, रख दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कंपाउंड कंटेंट इतना परसेंट, कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। टेबल बना के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेट, मतलब म्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, जिसमें सेम होगा सब हो जाएगा। निकल में 2 है, वैनेडियम में 3 है, टाइटेनियम में 2 है, तो जिसमें सेम है वो आंसर हो गया आपका, है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन में। अगर कोई और क्वेश्चन किसी को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और कल के पेपर जिनके भी हैं उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर में बैठने से पहले आज रात में आपको पूरी नींद लेनी है। रिवीजन के लिए जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। फिजिकल के जो आपके फार्मूले होते हैं, पी ब्लॉक में बोरान फैमिली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और साथ में डी ब्लॉक में केमन्नो4 K2Cr2O7, एफ ब्लॉक में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और साथ में उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्गेनिक्स में आप आर्थो इफेक्ट अच्छी तरीके से, एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, और नेम रिएक्शंस आप सिलेक्टिव पढ़ के जाइए, ठीक है। जैसे कि एल्डोल पढ़ लीजिए, वेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन पढ़ लीजिए, पिनाकोल फिनोकल पढ़ लीजिए, इस तरीके से। चलिए जी, थैंक यू।